हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम यूपीएससी की भाषा में जीएस 4 भी कहते हैं। और उसमें हम कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। और आज हम उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस पढ़ेंगे। यानी कि एक ऑफिसर है, एक सिविल सर्वेंट है, एक आईपीएस है, उसके लिए किस तरह से अगर उसको डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, इसके वर्किंग मेथड्स, इन सब चीजों की समझ हो तो वो किस तरह उसको हेल्प कर सकता है। तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस क्या हो सकती है। तो एक बार देख लो, हम लोग कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। इसमें नॉर्मेटिव एथिक्स और इसके ये तीनों पार्ट्स हमने कर लिए थे। ये भी हम कर चुके हैं, जो कि एक ब्रिज है अप्लाइड एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स के बीच में। और अभी हमारा चल रहा है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं स्पेंड करेंगे। बट लेक्चर शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन तो जरूर दबा दो। तो चलो शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है, ये एक सिविल सर्वेंट को हेल्प करती है ये समझने में कि लोग एक्चुअल में, जो रियल लोग हैं, सोसाइटी में रहते हैं, कोई मिडिल क्लास है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, लड़की है, लड़का है, सब जो भी है वो किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं। और ये समझने के बाद ही किसी सिविल सर्वेंट को कोशिश करनी चाहिए कि उनका बिहेवियर कैसे वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन हो गया, या स्मोकिंग छोड़ने के लिए अगर कोई पॉलिसी है या कोई अभियान चलाया है, तो इस तरह की चीजों के सक्सेसफुल होने के लिए आपको पहले समझना पड़ता है कि लोगों की जो सोचने का तरीका है वो क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं, उनके पीछे क्या रीजनिंग होती है। वहां पे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स आपको हेल्प करती है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो पब्लिक प्रॉब्लम्स को सिंपली कि आपने लॉ बना दिया, पॉलिसी बना दिया, आपने ऑर्डर इशू कर दिया, उससे नहीं सॉल्व कर सकता। खास करके एक डेमोक्रेसी में जहां पे आपके पास कुछ फ्रीडम्स हैं। ठीक है, डिक्टेटरशिप्स में हो सकता है ये हो जाए, नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री में, ईरान में, पहले इराक था सद्दाम के अंडर, उसमें। बट डेमोक्रेसी में आप ये नहीं कर सकते। तो अगर आपको इफेक्टिव पॉलिसीज डिजाइन करनी है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि लोगों के बिलीव्स क्या हैं, कौन से कस्टम्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, कौन सी वैल्यूज हैं जिनको वो इंपॉर्टेंट मानते हैं, किन चीजों से वो डरते हैं और क्या उनकी मोटिवेशंस है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो एक फैक्चुअल फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करती है कि आप एविडेंस बेस्ड और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो है उसकी उसको चला सके। तो ये कैसे काम करती है, अंडरस्टैंडिंग से लेके इफेक्टिव गवर्नेंस का इसका जो सफर होता है वो कैसे होता है। पहले आती है अंडरस्टैंडिंग, कि आप फैक्ट्स को डिस्कवर करो लोगों के बारे में। कुछ भी पॉलिसी आपको लानी है, जैसे हमने स्वच्छ भारत मिशन की बात की थी, आप सर्वेज करो, इंटरव्यूज करो, फील्ड स्टडीज करो, डेटा कलेक्ट करो, ऑब्जर्वेशंस करो, ये सब चीजें करो। फिर यहाँ से जो आपको फाइंडिंग्स मिली उनको आप एनालाइज करते हैं, आप उसमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों की जरूरतों को समझते हैं, उनके कंसर्न्स को समझते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसके रूट कोजेस को समझते हैं। आप सिंपल अजम्पशंस के बियॉन्ड देखते हैं, आप स्टीरियोटाइप्स के बियॉन्ड देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टीरियोटाइप होता है कि अगर गरीबों को लोग सीधा अकाउंट में पैसे देगी, ये पहले होता था डीबीटी के आने से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आने से पहले, तो लोग उसकी शराब पी जाएंगे। ये एक स्टीरियोटाइप होता था, ये एक अजम्पशन होती थी पॉलिसी मेकर्स में, जनरली सोसाइटी में। बट गवर्नमेंट ने फिर डीबीटी करना शुरू किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना शुरू किया, विमेन के अकाउंट में, लड़कियों के अकाउंट में, तो इवन मेन के अकाउंट में। तो उन्होंने पाया कि ये जो शराब पी जाएंगे वाला जो स्टीरियोटाइप है ये गलत है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने से जो लीकेजेस थी सिस्टम की वो आसानी से हैंडल हो पा रही है, एंड दैट मनी इज एक्चुअली हेल्पिंग द पुअर पीपल। तो ये सब एनालाइज करने के बाद ही हम इस अजम्पशन पे पहुंच सकते हैं। ओके। फिर आता है डिजाइन, कि आप ये सब एनालाइज करने के बाद ऐसी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स डिजाइन करो जो रियल इश्यूज को एड्रेस करें। और क्योंकि आप डेटा कलेक्ट करके, इंटरव्यूज करके, ऑब्जर्वेशन से ये सब कर रहे हो, तो ये एविडेंस बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पीपल सेंट्रिक होगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में आप कम्युनिकेट करो लोगों से, आप पार्टिसिपेट करो उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में और लोगों को एंगेज करो। सिटीजन्स में
ट्रस्ट अपना बिल्ड करो और सिटीजन पार्टिसिपेशन को भी आप एनकरेज करो। और फिर उस पॉलिसी को टाइमली इवैल्यूएट करते रहो कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे क्या और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और फिर उसको उस फीडबैक को यूज़ करके उस पॉलिसी को, उस प्रोग्राम को और ज़्यादा इम्प्रूव करो। तो ये सिविल सर्वेंट्स के लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि पॉलिसीज़ जो हैं, इस तरह से जो बनाई गई पॉलिसीज़ हैं, वो ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। इससे बेटर पब्लिक ट्रस्ट और कोऑपरेशन बिल्ड होता है। रिसोर्सेज़ जो हैं, टैक्स मनी है या जो भी ब्यूरोक्रेसी है आपकी, वो ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ हो पाती है। और जो गवर्नेंस होती है ना यहाँ पे, वो फेयर, इंक्लूसिव और जस्ट बन जाती है। तो इसमें एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं कि अगर आप लो स्कूल अटेंडेंस को, फॉर एग्जांपल बच्चे जो थे बहुत कम आते थे स्कूल में, तो गवर्नमेंट ने सिंपली उन पे फाइन लगाने की बजाय क्या किया, मिड डे मील्स शुरू की कि उनके पेरेंट्स उनको खेत में ले जाते थे या फिर सोचते थे कि दो पैसे कमा लेंगे तो पेट भर जाएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा इनको खाना हम खिला देंगे स्कूल में, तुम स्कूल भेजो। तो उससे अटेंडेंस बढ़ गई, ड्रॉप आउट रेट्स कम हो गए। या फिर आपको पढ़ना हो कि भाई लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते, तो वहां पे इस तरह की अप्रोच काम करती है। अगर आप कम्युनिटीज में जेंडर बायस क्यों है, लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि बेटा हो, तो उसमें आप सिंपल ये सोच के कि नहीं ये तो पेट्रियार्की है और सब के सब मिसोजिनिस्ट हैं, आप इसकी बजाय आप ये देखो कि लड़कियां अगर जिनके घर में है उनसे जाके बात करो कि उनको क्या समस्याएं फेस करने को मिल रही हैं, तो वो आपको बताएंगे कि शादी में दहेज देना पड़ता है, फिर लड़की की सेफ्टी के लिए उनको हमेशा चिंता रहती है, अगर वो उसको स्कूल भेजते हैं तो रास्ते में कोई परेशान करता है, कॉलेज भेजते हैं तो कोई परेशान करता है, शादी हो जाती है तो उसके बाद ससुराल वालों की अलग टेंशन है, इतना कुछ देना पड़ता है, कभी दहेज दो, कभी भात भरो, कभी कुछ करो। तो ये सब प्रॉब्लम समझने के बाद ही आप ऐसी पॉलिसी या प्रोग्राम बना सकते हैं जो जेंडर बायस को एड्रेस कर सके। या फिर अब अगर आपने कोई वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है, बट फिर भी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, वो इम्पैक्ट नहीं दे पा रही है, तो उसको कैसे एड्रेस करें, ये भी आप इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके क्या-क्या रेलेवेंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन में? 1, इट हेल्प्स डिजाइन बेटर पब्लिक पॉलिसीज। कैसे? कोई भी पॉलिसी तभी इफेक्टिव होती है जब वो सोसाइटी की ग्राउंड रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करे और उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स या इसकी मेथोडोलॉजी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प करती है कि वो समझ पाएं कि लोग क्या बिलीव करते हैं, वो जिस वे में बिहेव करते हैं कि हमको लड़की नहीं चाहिए या हम कम उम्र में बच्चों की शादी करेंगे, तो ये बिहेवियर कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वो एक्चुअली फेस करते हैं सोसाइटी में। तो आप अजम्पशन नहीं बना रहे हो कि ये सब मिसोजिनिस्ट हैं या ये सब शराबी हैं, इसकी जगह आप ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो। ओके, तो अब एग्जांपल देखते हैं। गवर्नमेंट जो है वो गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन है उसको इंक्रीज करना चाहती है। ओके, तो अब एक अप्रोच तो ये हो सकती है जो आर्म चेयर अप्रोच है कि आप स्कूल की बिल्डिंग्स बढ़ा दो, ज्यादा ज्यादा स्कूल बना दो। बट जो इफेक्टिव अप्रोच होगी वो क्या होगी कि ऑफिशियल्स या एजेंसीज जो हैं वो पहले सर्वेस कंडक्ट करें, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करें। सर्वे कंडक्ट करने के बाद या इंटरेक्ट करने के बाद वो क्या पाते हैं कि भाई स्कूल में सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है, बच्चियों की सेफ्टी की कंसर्न है, स्कूल आते जाते टाइम पे जल्दी शादी करनी होती है, फिर ये भी मान्यता होती थी कि जो लड़कियां पढ़ जाती हैं वो अच्छी बीवी नहीं बनती, वो घर नहीं बसाती, तो इस तरह की धारणाएं थी। फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी होती हैं कि भाई बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो अब लोगों से बात करने के बाद गवर्नमेंट को रियल रीजंस की समझ आई, तो गवर्नमेंट सिंपली स्कूल बिल्डिंग्स बनाने की बजाय क्या करेगी कि वो सेपरेट टॉयलेट्स बनाएंगे, बच्चियों को बाइसिकल्स या स्कूटी देंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स फैलाएंगे ताकि बिहेवियर चेंज आ सके। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो बच्चियों की, लड़कियों की स्कूल अटेंडेंस है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन क्या है कि कोई भी गुड पॉलिसी जो है वो रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, किसी अज्यूम्ड प्रॉब्लम को नहीं। दूसरा है इट मेक्स बिहेवियर चेंज मोर इफेक्टिव। क्या मतलब हुआ? अब बहुत सारी पब्लिक प्रॉब्लम्स जो है ना, हमारी सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स जो हैं
वो इसलिए नहीं कंटिन्यू कर रही हैं क्योंकि लोगों के पास फैसिलिटीज़ की कमी है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि फैसिलिटीज़ की कमी है ही नहीं, ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ की कमी है, बट बहुत सारे ऐसे भी एवेन्यूज़ हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, बट फिर भी लोगों की हैबिट्स हैं, बिलीफ्स हैं या सोशल नॉर्म्स हैं, जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम्स अभी भी परसिस्ट कर रही है। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स यहाँ पे हेल्प करती है एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये समझने में कि लोग जो है, वो चेंज को क्यों रेज़िस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई हेलमेट बहुत महँगा आता है, लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, ऐसा तो नहीं है। अगर आप बाइक अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आप 700, 800, हज़ार रुपए का एक अच्छा आईएसआई मार्क हेलमेट भी ले सकते हो। बट लोग क्या कहते हैं कि अरे हेलमेट अनकम्फर्टेबल लगता है, कौन उठा के घूमे, मेरा थोड़ी ना एक्सीडेंट होगा, मैं तो थोड़ी दूर के लिए ही बाइक चलाता हूँ। जो स्कूल कॉलेज के लड़के होते हैं, वो कहते हैं यार मेरे बाल खराब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, घर से तो फुला के जाता हूँ और वो स्कूल जाते-जाते, कॉलेज जाते-जाते चिपक जाते हैं, फिर लड़कियाँ इम्प्रेस नहीं होती। तो इस तरह की जो थिंकिंग है, वो परसिस्ट करती है या फिर कहेंगे कि यार कहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे हाथ में कहाँ हेलमेट लेके घूमेंगे। तो ये जो थिंकिंग है, इसकी वजह से लोग हेलमेट नहीं पहनते। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? कि एक स्टेप तो ये है कि आप फाइन से बढ़ाते रहो कि अभी ₹100 का चालान था, अब उसको 500 का कर दिया, अब 1000 का कर दिया, अब 2000 का कर दिया। बट फाइन बढ़ाने से क्या होगा? सिर्फ पुलिस वालों की रिश्वत बढ़ेगी। कि जहाँ वो जब ₹100 का चालान था, तो वो आपको 20, 30, ₹50 लेके छोड़ देते थे, तो 500 का चालान होगा तो ₹100 लेना शुरू कर देंगे। 1000 का होगा तो फिर वो 500 में नहीं मानेंगे। 10,000 का होगा तो फिर वो कहेंगे भाई ₹1000 दे, ₹2000 दे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी कि वो इन एटीट्यूड्स को, ये जो थिंकिंग है ना कि अनकंफर्टेबल लगता है, बाल खराब हो जाते हैं, कौन उठा के घूमेगा, इन एटीट्यूड्स को, इन बिहेवियर्स को समझेगी। ओके, और फिर उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करेगी, स्कूल प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी, कम्युनिटी आउटरीच लॉन्च करेगी कि भाई जब एक्सीडेंट हो जाएगा, सर ही नहीं रहेगा तो बालों का क्या करोगे? बिना सर वाले से तो लड़की वैसे भी इंप्रेस नहीं होगी। तो अब यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन, स्कूल प्रोग्राम, कम्युनिटी आउटरीच जो है, इट वर्क्स बेटर देन कि आप सिर्फ फाइन्स लगाते रहो। तो एनफोर्समेंट में क्या होगा कि बिहेवियर चेंज अगर आप करते हो तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन क्या हुआ कि अगर आप लोगों का बिहेवियर चेंज करना चाहते हो तो पहले आप समझो कि वो किस तरह से सोचते हैं और फिर अपने जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं वो बनाओ। सिंपली ये नहीं है कि आप रूल्स एनफोर्स करते जा रहे हो और उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस हुआ कि इट मेक्स बिहेवियर चेंज मोर इफेक्टिव। थर्ड है इट प्रमोट्स सिटीज़न सेंट्रिक गवर्नेंस। कैसे? देखो, इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स, ये हमको पता है। यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट जो है, वो अलग है। वहाँ पे लोगों की नीड्स, एक्सपेक्टेशन, सोशल वैल्यूज़ ये अलग-अलग हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये समझने में हेल्प करती है कि लोकल रियलिटीज़ क्या हैं और उसके बाद वो कोई डिसीजन लें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये, इसकी पोस्टिंग एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में होगी राजस्थान के कहीं पे एरिड डेजर्ट एरिया में जहाँ पे सूखा पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब इससे पहले ये एरिड रीजन में नहीं थे, ये सेमी एरिड रीजन में थे जहाँ पे कि वाटर स्कार्सिटी तो थी बट उतनी एक्यूट नहीं थी। तो इन्होंने सिंपली अपने पहले वाली अप्रोच को जो वाटर कंजर्वेशन की अप्रोच थी उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने की बजाय इन्होंने क्या किया, फार्मर्स को बुलाया, विलेज लीडर्स को बुलाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बुलाया, लोकल ऑफिशियल्स को बुलाया, तहसीलदारी, पटवारी, एनजीओज वगैरह को बुलाया। इन सबके साथ मिलके इन्होंने डिस्कस किया कि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। इरिगेशन इतना बड़ा कंसर्न नहीं है क्योंकि हम बाजरा बोते हैं जो कि बारिश से सिंचाई हो जाती है। हम आपके उस सेमी एरिड एरिया की तरह गेहूँ नहीं बोते हैं या चावल नहीं बोते हैं। तो ये क्या डिस्कवर करते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ड्रिंकिंग वाटर की है, इरिगेशन वाटर की नहीं है। तो ये क्या एक्शन लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ड्रिंकिंग वाटर को प्रायोरिटी देगी बिफोर एक्सपेंडिंग इरिगेशन। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन क्या हुआ कि गुड गवर्नेंस जो है वो सिटीजन्स को सुनने से स्टार्ट होती है। फोर्थ इसका रेलेवेंस है कि इट हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क इन डाइवर्स सोसाइटीज। तो इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लोग हैं, क्यूजिन्स, लैंग्वेज, सब कुछ, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सब चीजें अलग हैं। अब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प करती है कि वो समझ सकें इन डिफरेंसेस को और जो बेफालतू का कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड कर सकें। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है,
एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ना एक मंगल बाज़ार लगता है, वीकली मार्केट लगता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान किया कि हम इसको रिलोकेट करेंगे कहीं और पे। बट डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल्स जो हैं वो डिस्कवर करते हैं कि मार्केट जो है वो एक पर्टिकुलर डे को लगता है, क्योंकि इट डज़ नॉट क्लैश विद नियर बाय विलेजेस एंड इट आल्सो कोइंसाइड्स विद लोकल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यानी मंगल बाज़ार, उस दिन वहाँ पे कोई बड़ा-सा मंदिर होगा, उसमें लोग आते होंगे शाम को, तो उस टाइम पे वहाँ पे वो बाजार लग जाता है खाली जगह पे। और लोग जब मंदिर आते हैं शाम को तो वो अपनी सब्जी, फ्रूट खरीदारी, लाइटर, चाकू, पजामा, जूते सब कुछ ये भी खरीद के ले जाते हैं। तो इस शेड्यूल को, इस बाजार को इमीडिएटली चेंज करने की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कम्युनिटी से कंसल्ट करती है और एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव सिलेक्ट करती है। तो पॉलिसी इसलिए सक्सीड होती है क्योंकि लोकल रियलिटीज जो है उनको समझा गया। ओके, ये नहीं है कि सिर्फ अपना फैसला थोप दिया कि भाई मंगल बाजार अब से शुक्रवार को लगेगा, ऐसा नहीं किया गया। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन है कि आप लोकल कल्चर को समझो, तभी पब्लिक कोऑपरेशन जो है आपके डिसीजंस में वो बढ़ेगी, जो कि एक डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अब एक लॉ पास अगर कर देते हो तो उससे ऑटोमेटिकली लोगों का बिहेवियर नहीं चेंज होता। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और इसके प्रिंसिपल जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प करते हैं कि वो समझ सके कि लोग पुरानी जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं, पुरानी आदतें हैं, कस्टम्स हैं, उनको क्यों कंटिन्यू रखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम दहेज प्रथा का, कि भाई इसके अगेंस्ट कानून है, फिर भी ये क्यों एग्जिस्ट करता है। तो उसमें रीजंस हैं कि सोशल प्रेशर है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, फियर ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म है, सोशल प्रेशर इस तरह के अड़ोसी-पड़ोसी क्या कहेंगे कि हमने अपनी लड़की की शादी में कुछ ही नहीं दिया, सब ऐसे बोलेंगे, अरे लव मैरिज की होगी, भाग के गई होगी, नाक बचाने के लिए इन्होंने तो कर दिया। अगर अरेंज मैरिज करते तो दहेज तो देते ही ना। फैमिली एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई लड़की कह रही है मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी, और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो इंटरकास्ट मैरिज है, मैं तो नहीं एग्री करूंगा, मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज करवाऊंगा और दहेज दूंगा ताकि मेरी भी समाज में नाक हो सके कि देखो मैंने अपनी बेटी की शादी में इतना खर्चा किया। सोशल क्रिटिसिज्म का भी एक फियर रहता है कि नहीं देंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे कि हम तो कंजूस हैं, ये है। तो इस तरह की चीजों की वजह से दहेज प्रथा है ये चलती रहती है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन की क्या अप्रोच है कि एक लीगल एनफोर्समेंट तो होगी, उसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन, स्कूल एजुकेशन, कम्युनिटी मीटिंग्स, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सब की मदद से आप एक लास्टिंग सोशल चेंज यहाँ पे ला सकते हो। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन या रेलेवेंस क्या हुआ कि सोशल रिफॉर्म्स जो होते हैं ना वो अकेले लॉ से या अकेला पब्लिक अवेयरनेस से नहीं आते हैं। उसके लिए आपको दोनों चाहिए होते हैं। सिक्स्थ है, इट इम्प्रूव्स एथिकल डिसीजन मेकिंग। यानी कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं जहां पे अलग-अलग ग्रुप्स की अलग-अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प करती है कि वो हर एक स्टेक होल्डर की प्रॉब्लम को, उसकी बात को समझ सकें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब मान लो गवर्नमेंट जो है वो एक हाईवे बनाना चाहती है एग्रीकल्चर लैंड से, तो उसके लिए लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो डीसी है वहाँ का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो अफेक्टेड फार्मर्स को कंसल्ट करता है, लोकल रेजिडेंट्स को कंसल्ट करता है, बिजनेस ग्रुप से बात करता है, एनवायरमेंट एक्सपर्ट से बात करता है। तो उसको पता लगता है कि लाइवलीहुड का कंसर्न है, गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, कंपनसेशन देगी, उसका कंसर्न है, एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होंगे, उसके बारे में पता लगता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिहैबिलिटेशन पैकेज को मॉडिफाई करते हैं, कंपनसेशन पॉलिसी को मॉडिफाई करते हैं, और जो प्रोजेक्ट है वो कम रेजिस्टेंस के साथ प्रोसीड करता है, सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन क्या है कि एक एथिकल एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो पहले लोगों को समझता है, उनकी प्रॉब्लम समझता है, उनके कंसर्न समझता है, फिर कोई डिसीजन वो लेता है। तो इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। अगर इसको गवर्नमेंट दोबारा से बैन कर दे तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माय नेम इज रावण सिंह। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो, एंड हैव अ ग्रेट डे।